नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डिसाइड्स। मैं हूं अजीत। कहते हैं बुलंदियों पर पहुंचना कमाल नहीं, बुलंदियों पर टिकना कमाल होता है। और अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में पार्टी का महासचिव रहते हुए जो लकीर खींची थी, उसका इनाम उन्हें पूरी पार्टी का रहनुमा बनाकर दे दिया गया। लेकिन इस तोहफे के साथ अमित शाह को चुनौतियां भी मुफ्त में ही मिल गई हैं। ये चुनौती है उस जीत के सिलसिले को कायम रखने की, जिसके चलते अमित शाह ने गुजरात से दिल्ली की दूरी महज कुछ सालों में ही तय कर ली। तेजी से चलते हुए अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बन गए हैं, लेकिन अब उन्हें अपने नेतृत्व और प्रबंधन क्षमता को सही मायनों में साबित करना है। अमित शाह ने इसके लिए अपनी एक नई टीम बनाई है जो युवा जोश से भरपूर है। लेकिन सवाल यह है कि शाह की ये ब्रिगेड का वाकई उस लकीर से बड़ी लकीर खींच पाएगी जिसने शाह को बीजेपी का शहंशाह बनाया है। दरअसल आने वाले कुछ महीनों में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। जाहिर है इन चुनावों की टाइमिंग अलग है। बीते लोकसभा चुनाव में रहते हुए बीजेपी ने बतौर विपक्ष जिन सवालों को खड़ा किया था, अब सत्ता में रहते हुए उनके माकूल जवाब देने होंगे। तो साथ ही जनता में अच्छे दिनों के भरोसे के सिलसिले को कायम भी रखना होगा। अमित शाह ने इसके लिए एक खास टीम बनाई है जिसमें अनुभवी भी हैं, युवा भी हैं और थिंक टैंक संघ के नुमाइंदे भी हैं। नहीं है तो वरुण गांधी, जिनके जिम्मे पिछली बार बंगाल का प्रभार था, और रामेश्वर चौरसिया भी नदारद हैं, जिन्होंने यूपी में अमित शाह का उनके साथ कदमताल किया था। बीजेपी के नए शाह ने अपने सिपह सालारों की फौज चुन ली है, जिसकी अग्नि परीक्षा होनी है आने वाले वक्त में होने वाले राज्यों के विधानसभा चुनाव में, जिसके नतीजे ये साफ करेंगे कि शाह के इन युवा सिपह सालारों में कितना दमखम है। अमित शाह ने अपनी नई टीम में 11 उपाध्यक्ष, 8 महामंत्री, 14 मंत्री और 10 प्रवक्ताओं को जगह दी है। इसके अलावा 5 मोर्चों के अध्यक्षों के नामों का ऐलान भी कर दिया गया है। अमित शाह के इस टीम में संघ का दबदबा भी देखा जा रहा है। खासकर महासचिवों की लिस्ट में शामिल मुरलीधर राव, राम माधव और रामलाल सीधे संघ से आए हैं। वहीं सरोज पांडे और रामशंकर कठेरिया को भी संघ का वरद हस्त प्राप्त है। दूसरी ओर बीएस येदियुरप्पा का टीम में शामिल होना सभी को चौंका रहा है, क्योंकि इससे पहले राजनाथ सिंह ने येदियुरप्पा को अपनी टीम में जगह नहीं दी थी। इसके अलावा वरुण गांधी, रामेश्वर चौरसिया और आरती मेहरा जैसे वो नाम जो पिछली टीम का हिस्सा थे, उन्हें भी नई टीम से बाहर रखा गया है। ये सभी वो लोग हैं जो उम्र के लिहाज से और राजनीतिक रिकॉर्ड के लिहाज से टीम का हिस्सा बनने के लिए मुफीद थे। हालांकि बीजेपी की नई टीम का हिस्सा बने नेता नई टीम के चयन को खासा संतुलित मान रहे हैं। अमित भाई ने बहुत अच्छी टीम बनाई है, बहुत युवा चेहरे इसमें हैं। जो पुरानी टीम थी जिसके अमित भाई भी सदस्य थे, उसने देश में सत्ता दिलाई थी और पूरा सहयोग पार्टी को किया था। दरअसल बीजेपी ने मोदी को पीएम बनाने के लिए जो अभियान शुरू किया था, उसी के तहत संगठन में भी बदलाव का दौर चल रहा है। अमित शाह को जब अध्यक्ष बनाया गया था, उसी वक्त ये साफ हो गया था कि संगठन में अब उम्रदराज लोगों के लिए ज्यादा स्पेस नहीं बचा है। नई टीम में अमित शाह इस सम्मान पर सही साबित हुए हैं और अपनी टीम की औसत आयु 50 साल के आसपास रखी है। हालांकि 1-2 अपवाद भी है जो शायद क्षेत्रीय संतुलन को साधने की मजबूरी के तहत टीम का हिस्सा बने हैं। शाह के इस टीम में उन लोगों को प्रमुखता से जगह दी गई है जिनके साथ काम करने में अमित शाह सहज महसूस करें। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने आज अपनी नई टीम की घोषणा की है, जिसमें युवाओं के उत्साह, अनुभव की परिपक्वता, संगठन के प्रति प्रतिबद्धता, क्षेत्रीय संतुलन और सभी सामाजिक वर्गों का प्रतिनिधित्व, इन सभी चीजों को ध्यान में रख किया है। अमित शाह जी का मुझ पे भरोसा जो उन्होंने दिखाया है, मैं उम्मीद करूंगा कि उनको निराश नहीं करूंगा, न पार्टी को निराश करेंगे और मेहनत जो भी काम दिया जाएगा उसको अच्छी तरह से निभाएंगे। वहीं वरुण गांधी के टीम से बाहर होने की वजह बीते दिनों में हुई उन्हें लेकर बयानबाजी को माना जा रहा है। वैसे भी गांधी परिवार के उत्तराधिकारी के तौर पर जनता के सामने वरुण गांधी की वो हैसियत कभी नहीं रही जो राहुल, प्रियंका या सोनिया गांधी की रही है। ऐसे में वरुण को कोई पद देना बीजेपी की मजबूरी तो हो नहीं सकती। हाँ, ये जरूर है कि उनकी उपयोगिता के हिसाब से उन्हें समायोजित किया जा सकता है। वही बात अगर यूपी की करें तो यूपी से अमित शाह की टीम में 10 चेहरे हैं। इसमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर सत्यपाल मलिक, मुख्तार अब्बास नकवी और लखनऊ के मेयर दिनेश शर्मा का नाम शामिल है। तो राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर आगरा से सांसद प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया अमित शाह की टीम का हिस्सा बने हैं। वहीं सह संगठन महामंत्री के तौर पर यूपी से शिव प्रकाश का नाम है। तो राष्ट्रीय सचिव के तौर पर अरुण सिंह, सिद्धार्थनाथ सिंह और श्रीकांत शर्मा को शामिल किया गया है।
प्रवक्ताओं के पैनल में यूपी से सुधांशु त्रिवेदी और विजय सोनकर शास्त्री को शामिल किया गया है। यानी बीजेपी के नए शाह की टीम तैयार है, जिसके निशाने पर है आने वाले विधानसभा चुनाव, जहां न केवल अमित शाह के नेतृत्व की परीक्षा होनी है, बल्कि चुनौती उस इतिहास को दोहराने की भी है जिसने अमित शाह को गुजरात से उठाकर दिल्ली की सियासत के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। लखनऊ से यूपी बीजेपी के प्रवक्ता हैं विजय बहादुर पाठक और भोपाल से बीजेपी नेता राकेश शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे इस खास कार्यक्रम में। राकेश जी, कितनी संतुलित है ये टीम, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है थिंक टैंक भी है, इसमें जो प्रतिबद्धता जाहिर करने वाले हैं पार्टी के प्रति वो लोग हैं जो अनुभवी हैं, ऊर्जा से भरपूर हैं, युवा जोश को इसमें शामिल किया गया है। कितनी संतुलित है ये टीम? अंकित जी, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय टीम घोषित हुई है जी, उसमें युवाओं का और अनुभव दोनों का पर्याप्त मात्रा में प्रतिनिधित्व है। आप आने वाले समय में देखेंगे कि ये टीम एक नई मील का पत्थर साबित होगी। आज जो राष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां हैं, जो सरकार केंद्र में बनी है, आने वाले समय में अन्य प्रदेशों में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि हर वर्ग का पर्याप्त मात्रा में इसमें प्रतिनिधित्व दिया गया है और युवाओं को मौका दिया गया है कि कुछ करके आप देश के सामने दिखाएं। जैसे अमित शाह जी हमारे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वैसे टीम में युवाओं को पर्याप्त मात्रा में प्रतिनिधित्व दिया गया है। साथ ही साथ अनुभव का भी लाभ पार्टी की कार्य समिति में दिया गया है और आप देखेंगे कि आने वाले समय में एक भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धियां प्राप्त होंगी। जी चलिए, बीजेपी के लोग हैं, आप लोग बताएंगे कि बहुत संतुलित टीम है, लेकिन पाठक जी, जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि इसमें अनुभवी लोगों को रखा गया है, जिन्होंने प्रदर्शन किया उनको भी इसमें शामिल किया गया है, लेकिन इसमें ये चीजें कम दिखती हैं। ये ज्यादा दिखता है कि इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद को जिसमें सहज महसूस करें, उन्हीं लोगों को टीम में लिया गया है। भले ही उनका प्रदर्शन बेहतर रहा हो, लेकिन जिनके साथ वो बहुत सहज महसूस नहीं करेंगे, उन्हें इस टीम में शामिल नहीं किया गया है। पाठक जी। अजीत जी, मुझे लगता है कि ये कहना बेईमानी होगी। स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन का निर्माण होता है, संगठन की एक प्रक्रिया है और 3 साल बाद जब संगठन के हम चुनाव करते हैं तो 25 से 30% नए कार्यकर्ताओं को स्थान देते हैं। स्वाभाविक है, जब नई टीम बनी है उसमें तमाम पुराने लोग भी हैं, नए लोग हैं, और जो कार्यकर्ता है वो प्रामाणिक है। सारे लोगों ने अपनी अपनी जगहों पर जब उन पर जिम्मेदारियां थी, उन जिम्मेदारियों का निष्ठापूर्वक निर्वहन किया है। और कार्यकर्ता का जब विकास होता है, हमारे यहाँ राजनाथ सिंह किसान के बेटे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं, अमित शाह सामान्य कार्यकर्ता होकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं, नितिन गडकरी उसके उदाहरण है। तो हमारे यहाँ कार्यकर्ता सर्वोच्च ऊंचाई पर पहुंचता है, यही कार्यकर्ता पर भाव है। अमित शाह के साथ उत्तर प्रदेश में सह प्रभारी के तौर पर रामेश्वर चौरसिया ने भी बहुत जबरदस्त काम किया था, उनको क्यों छोड़ दिया आप लोगों ने? अजय जी, आपका सवाल ठीक है, और बहुत सारे लोग जब काम की जिम्मेदारी मिलती है, काम करते हैं, उसके बाद उनका कहां जब काम करते करते उस काम में जब निखार आता है तो उनका कहां उपयोग करना है, ये संगठन का नेतृत्व वर्ग तय करता है। और जिन लोगों ने भी, चाहे आरती मेहरा जी की बात कर रहे हैं आप, चाहे रामेश्वर चौरसिया की बात कर रहे हैं, जिन लोगों की बात कर रहे हैं, उनके बारे में संगठन की योजना रचना है और आगे समय समय पर उनके अपेक्षा अनुरूप, उनकी कार्य पद्धति के हिसाब से उनसे काम लिया जाएगा। ये कहा जा रहा है कि प्रदर्शन के आधार पर किया गया है। उत्तर प्रदेश में जो प्रदर्शन किया अमित शाह ने, इसके आधार पर उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन अमित शाह ने जो प्रदर्शन किया उसमें नरेंद्र मोदी का अपना रोल काफी ज्यादा था, और ये लोकसभा का चुनाव था, नरेंद्र मोदी की लहर थी, उसका भी लाभ मिला उन्हें। लेकिन जिस तरीके से अमित शाह को अगर आप कहते हैं कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो फिर रामेश्वर चौरसिया जो उनके साथ लगातार बने रहे और बहुत सक्रिय दिखे उत्तर प्रदेश में सह प्रभारी के तौर पर, उनको इसमें शामिल नहीं किया गया। वरुण गांधी को, उनको भी शामिल नहीं किया गया, जो पहले थे उन्हें अब हटा दिया गया। तो क्या ये बातें पुष्ट नहीं होती कि पार्टी में जो कुछ नेता है जिन्होंने एक तरह से कहें कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह, उनका वर्चस्व हो चुका है पार्टी में, तो ये जिसमें सहज महसूस करें उन्हीं लोगों को जगह दी गई। 25 से 30% नए लोगों को जगह दी जाएगी, तो नए लोगों को जगह जब मिलेगी तो पुराने लोग खसकेंगे ना, और किस कार्यकर्ता को किस भूमिका में रखना है ये तो नेतृत्व तय करेगा। नेतृत्व ने उनके लिए भी कुछ रचना बना रखी होगी, आगे की जब योजना बनेगी तो उनके बारे में विचार होगा। लेकिन 25-30% जब नए लोगों को आना है तो क्या नए लोगों का नेतृत्व विकसित न हो? उत्तर प्रदेश में तमाम बहुत सारे कद्दावर नेता आज भी हैं,
तो इसका मतलब अगर वो टीम में नहीं है और नए लोग आए हैं तो क्या उनकी अनदेखी हो रही है? जी चलिए, वरुण गांधी पर आपसे फिर जानेंगे। राकेश जी, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों की स्थितियां बिल्कुल भिन्न होती हैं, और लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की लहर थी, विधानसभा चुनाव में अब जब ये बताना होगा कि केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार क्या कर रही है, जो जलते हुए ज्वलंत सवाल थे, मुद्दे थे, उन पर उन्होंने किस तरह का प्रदर्शन किया है, ये सवाल काफी अहम होगा। और अभी तक इस तरह का कोई असर दिखा नहीं है, तो विधानसभा चुनाव में काफी मुश्किल हो सकती है अमित शाह के लिए। राकेश जी, रूप में तय किया है कि जो सरकार की उपलब्धियां नहीं अंकित जी, मुझे नहीं लगता कि कहीं भी आज देश की जो सरकार चल रही है वो जनता उस चीज को मान रही है कि आज ऐसा प्रधानमंत्री देश का आया है जो देश के हर गरीब की और हर व्यक्ति की चिंता कर रहा है, हर वर्ग की चिंता करने वाली केंद्र में सरकार आई है। तो आने वाले समय में उसका लाभ आप जनता के बीच देखेंगे। आप किसी भी आम आदमी से बात कीजिए, अंकित जी, वो कहता है कि केंद्र में जो सरकार आई है वो बहुत अच्छी सरकार आई है और हमारे लिए सोच रही है और हमारे लिए कर रही है। 10 साल से लगातार यूपीए की सरकार होने के कारण जो देश में एक बदहाली की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, उसको सुधारने के लिए थोड़ा समय लगेगा। ये आम आदमी कह रहा है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये नहीं कह रहा है, ये आम आदमी कह रहा है। जब आम आदमी की ये भावना है तो आप इस बात को मानिए। चलिए, आप इस उम्मीद में हैं कि विधानसभा चुनाव जब होंगे उस वक्त तक स्थितियां बदलेंगी और उसका असर दिखेगा। अगर नहीं दिखा तो अमित शाह के लिए काफी मुश्किल हो जाएगी। भले ही नई टीम लेकर आए हो, भले ही ऊर्जावान टीम लेकर आए हो, लेकिन लोग प्रदर्शन खोजते हैं। आप बने रहे हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक हैं और बीजेपी के नेता भोपाल से राकेश शर्मा। हम चर्चा कर रहे हैं अमित शाह की नई टीम की, और हमारे साथ यूपी बीजेपी के प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक हैं और एमपी बीजेपी के प्रवक्ता राकेश शर्मा हमारे साथ खास मेहमान के तौर पर हैं। पाठक जी, कुछ लोगों को शामिल करना या फिर कुछ लोगों को जिम्मेदारी से मुक्त करना, ये तो पार्टी का निर्णय होता ही है, लेकिन वो निर्णय किस आधार पर लिए गए ये भी आम लोग जानना चाहते हैं। बीएस येदियुरप्पा, जिनको लेकर कई सवाल खड़े किए गए, उनको इसमें अहम जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी इस बारे में क्या कहती है? देखिए, बीएस येदियुरप्पा जी हमारे वहां पर मुख्यमंत्री थे और जिन आरोपों को लेकर के उन पर लगे थे, उनके बाद वो मुख्यमंत्री पद से हटे, परिस्थितियां हुई, उनका तालमेल हुआ, और जब चुनाव में हम उनको शामिल करा चुके हैं, प्रामाणिक कार्यकर्ता हमारे हैं, प्रामाणिक कार्यकर्ता हैं, तो कार्यकर्ता का उपयोग होना चाहिए। और कार्यकर्ता के उपयोग की दृष्टि से को दृष्टिगत रखते हुए आदरणीय अमित शाह जी ने येदियुरप्पा जी के बारे में फैसला किया, बाकी जो पार्टी के अन्य कार्यकर्ता हैं उनके बारे में फैसला किया। और राजनाथ सिंह की टीम में नहीं थे, लोग है कर्नाटक में पार्टी को खड़ी करने में उनका नहीं, तो कोई एक व्यक्ति किसी की टीम में होगा और किसी की टीम में नहीं होगा, नहीं किसी खास वजह से। देखिए, और लोगों के बारे में सवाल कम उठते हैं, जो चर्चा में है, जो सुर्खियों में है, उनको लेकर सवाल उठते हैं। नहीं, तो स्वाभाविक है कि कर्नाटक में येदियुरप्पा जी ने काम किया था पार्टी में, और अभी हम जब उनको साथ लिए तो लोकसभा में हमको उसमें सफलता मिली है। स्वाभाविक है कि पार्टी के कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता की अगर भूमिका है तो उस भूमिका के अनुसार उसे दायित्व मिलना चाहिए। चलिए, वरुण गांधी के बारे में बताएं। वरुण गांधी को किस लिहाज से बाहर रखा गया है? क्या पिछले दिनों जिस तरह की बयानबाजियां रही हैं, या फिर मेनका गांधी ने भी जिस तरह से कहा था कि उत्तर प्रदेश का सीएम अगर बना दिया जाए वरुण गांधी को, क्या ये सब बातें भी प्रभावित कर गई हैं इस निर्णय को? देखिए अजीत जी, दोनों बातें आप ही कह रहे हैं। किसी कार्यकर्ता की क्या भूमिका आगे तय की जानी है, ये नेतृत्व की जानकारी में, हम लोगों की जानकारी में तो नहीं है, पर स्वाभाविक है कि वरुण जी जब राष्ट्रीय महासचिव बने थे तो सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय महासचिव थे। तमाम सारे वरिष्ठ कार्यकर्ता उस समय भी जगह नहीं पाए थे, तब भी ये सवाल हुआ था कि साहब गांधी परिवार के नाते वरुण जी को बना दिया गया। आगे उनको पश्चिम बंगाल का उनके पास चुनाव में काम था, आगे उनकी क्या भूमिका तय की जानी है इसके बारे में नेतृत्व वर्ग सोच रहा है। टीम में नहीं लेने का मतलब यह है कि केवल उनको नहीं लिया गया है, उसके पीछे कोई खराब कारण होगा, कुछ इसके पीछे अच्छा भी कारण होगा जो आगे के दिनों में आपको परिलक्षित होगा। और वरुण जी युवा हैं, प्रतिभावान हैं, उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं से भी कनेक्टिविटी है, देश भर के कार्यकर्ताओं से कनेक्टिविटी है। स्वाभाविक है आगे क्या उपयोग होना है। अभी 2017 का मिशन तो है नहीं, अभी जो यह टीम बनी है उसके सामने मिशन है हरियाणा, उसके सामने मिशन है महाराष्ट्र, उसके सामने मिशन है झारखंड, और ये सब जो
तमाम उदाहरण हैं, ये सब जो तमाम उदाहरण हैं, ये उदाहरण इस बात को स्पष्ट करते हैं, इस बात को बल देते हैं राकेश जी कि जो नई टीम के अध्यक्ष हैं वो पार्टी में उस तरह के लोगों को शामिल अपनी टीम में, कोर टीम में नहीं करना चाहते हैं जो आक्रामक हों, मतलब वो अपनी तरह से चीजों को लीड करने लगे, बल्कि वो हों जो बिल्कुल नए नेतृत्व को सुने समझे और बिल्कुल उसके निर्देश पर ही चलें, उससे अलग या फिर उससे ज्यादा आक्रामक तेवर अपनाते हुए ना दिखें। वरुण गांधी इसके उदाहरण हैं। नहीं अंकित जी, भारतीय जनता पार्टी में जब कार्यकर्ता काम करता है तो वो पहली प्राथमिकता देश को रखता है, उसके बाद पार्टी को रखता है, फिर व्यक्ति की बात आती है। हम लोग देश सेवा के लिए आए हैं। हम चाहते हैं कि गरीब और दरिद्र नारायण की सेवा किस तरह से राजनीति में रहकर हो सकती है, उसको लेकर हम एक मिशन में चलते हैं। हम व्यक्ति की बात नहीं करते। हमारी आस्था पार्टी में है, वो पार्टी में आस्था है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे सर्वोच्च पद पे बैठते हैं तो उन पे आस्था हमारी अपने आप हो जाती है। तो पार्टी में ये सवाल तो कहीं भी नहीं उठता है कि व्यक्ति तेज है या धीरे है या इस टाइप की बातें नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी की आप अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में 10 लोगों को राष्ट्रीय टीम में लिया गया है, राष्ट्रीय पदाधिकारी बनाया गया है। 53 लोगों की कुल टीम है जिसमें से 10 लोगों को बनाया गया है और सब अच्छे बड़े बड़े पदों पर उत्तर प्रदेश को प्रतिनिधित्व मिला है। उसका कारण यह है कि हम 71 सीटें वहां पर लोकसभा की जीते हैं और एक उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रमुख प्रदेश है, तो उस हिसाब से वहां चिंता की गई है। बाकी बात यह कि किसको लिया गया है, जैसे येदियुरप्पा की बात की आपने, तो उनके ऊपर 19 कुल मामले थे जिसमें 17 में वो बरी हो चुके हैं और 2 मामले भी ऐसे हैं कि जो मुझे लगता है कि जल्दी वो भी खत्म होने वाले हैं। तो जब ये सवाल इसलिए भी बेमानी है कि अमित शाह के ऊपर भी आरोप है, वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसलिए इस बारे में क्या कहा जा सकता है। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में जो प्रयोग किया वो सफल रहा। अब भी यूपी में खास तवज्जो दी गई है, इसके पीछे क्या वजह है? ज्यादा सीटें हैं इसलिए है या खास ध्यान है कि उत्तर प्रदेश में राज बीजेपी का होना चाहिए इस बात को लेकर? क्योंकि वहां पर अमित शाह प्रभारी रहे, अभी भी हैं, अभी कोई बदलाव शायद नहीं किया गया है। नरेंद्र मोदी वहां से लीड करते ही हैं, राजनाथ सिंह वहां से हैं, इसके बावजूद इसमें काफी संख्या में उत्तर प्रदेश से लोग हैं इस नई टीम में। इसके पीछे का कारण पाठक जी? देखिए अजीत जी, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पाठक जी से पूछा, आने वाली स्थिति आप देखेंगे, लोकसभा की सीटें हैं और 80 लोकसभा की सीटें हैं तो स्वाभाविक रूप से प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश को ज्यादा मिलता है। पीछे भी जब राजनाथ जी पार्टी के अध्यक्ष थे तो भी उत्तर प्रदेश से अच्छा खासा प्रतिनिधित्व था। इस बार की भी टीम में भी उत्तर प्रदेश से अच्छा खासा प्रतिनिधित्व और सारे लोग, अजीत जी अगर 9-10 जिन लोगों के नाम गिनाना है, सारे, चाहे आप जानते हैं श्रीकांत शर्मा को, आप जानते हैं सिद्धार्थ नाथ सिंह को, आप जानते हैं जो और अन्य लोग पदाधिकारी बनाए गए हैं, रमाशंकर शर्मा, आप उत्तर प्रदेश की खबरें रोज पढ़ते रहते हैं, आगरा के जुझारू कार्यकर्ता हैं। तो जो कार्यकर्ता बनाए गए हैं सारे लोग प्रामाणिक हैं और प्रामाणिक होकर के अभी जो नई चुनौती है पार्टी के सामने, जिन राज्यों में चुनाव है उन राज्यों के चुनाव में सब लोग कंसंट्रेट करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का परचम देश के अन्य राज्यों में भी फहराए, उसके लिए यह टीम बनी है। यह टीम काम करेगी और एक बेहतर परिणाम, एक अच्छा परिणाम देगी। और आप जी राकेश जी, उत्तराखंड को इसमें छोड़ दिया गया एक तरह से कहें, केवल एक प्रवक्ता वहां के हैं उत्तराखंड से। राकेश जी? नहीं अजीत जी, भारतीय जनता पार्टी की जो टीम घोषित हुई है, देश के हर कोने से उसमें को प्रतिनिधित्व दिया गया है और पर्याप्त मात्रा में प्रतिनिधित्व दिया गया है। ऐसा कहीं भी आपको लगेगा नहीं कि किसी प्रदेश के साथ अन्याय किया गया है। आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी एक परिवार के जैसे है, वो परिवार में जी बराबर से सबको प्रतिनिधित्व मिलता है और सम्मान मिलता है। आप ये नहीं कह पाएंगे कि किसी प्रदेश को छोड़ा गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। यूपी बीजेपी के प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक और भोपाल एमपी बीजेपी के प्रवक्ता राकेश शर्मा हमारे साथ आप दोनों जुड़े और बीजेपी का पक्ष रखा कि नई टीम किस तरह से आगे कारगर साबित होगी। अब ये आने वाले समय में पता चलेगा कि बीजेपी की टीम विधानसभा चुनाव में भी क्या उसी तरह से परफॉर्म कर पाती है जो लोकसभा चुनाव में उसने हासिल किया है। खास पेशकश में इतना ही।